हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन में जो रेजिडेंशियल सेक्टर है उसका जो एवरेज प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच का है। अब क्या ये एरिया इतना प्राइस डिजर्व करता है? अब आगे आने वाले टाइम में कितना प्राइस और बढ़ेगा और किन किन प्रोजेक्ट्स के प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे और क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस एरियाज़ में, ये सारे चीज़ों पे आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि ये प्राइस अभी कितना और बढ़ेगा और किन प्रोजेक्ट्स में हम और एप्रिसिएशन की उम्मीद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या ये प्राइस जस्टिफाइज है नोएडा एक्सटेंशन जैसी लोकेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट इस तरह के वीडियोस आपको वीकली बेसिस पे मिलते रहें। और साथ ही साथ इस जो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए, सो दैट आपके नोन वन को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन उनके कुछ काम आ जाए। नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसका जन्म हुआ था क्योंकि दिल्ली या नोएडा में या गाजियाबाद में स्पेस कम पड़ गया था, तो गवर्नमेंट ने एक नया शहर बसाने का सोचा सो दैट लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया जा सके। और सबसे बड़ा रीजन था नोएडा एक्सटेंशन की तरफ लोगों का रुझान होने का कि ये एक अफोर्डेबल शहर था। अफोर्डेबिलिटी मतलब ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 2,000-2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी। और साथ ही साथ अट्रैक्शन का एक और बड़ा रीजन था क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बेसिकली एफआईटी यानी फुली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं था। मतलब ऐसी टाउनशिप जिसमें आपको फ्लैट के साथ साथ और कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती है, जैसे स्विमिंग पूल मिलता है, क्लब मिलता है, इंडोर गेम्स मिलते हैं, कैंपस के अंदर ही प्लेइंग एरियाज मिलते हैं। ये सारी चीज़ें नई थी इस एरिया के लिए। तो इनिशियल जो ट्रैक्शन मिला था नोएडा एक्सटेंशन को इन दो वजहों से मिला था। एक तो अफोर्डेबिलिटी, दूसरा फुली इंटीग्रेटेड टाउनशिप यानी टाउनशिप विद बेसिक एम्यूनिटीज। इन चीजों की वजह से नोएडा एक्सटेंशन ट्रैक्शन में आया और धीरे धीरे 10 से 15 साल के टाइम पे हम इस दौर में पहुंच चुके हैं कि आज नोएडा एक्सटेंशन अब अफोर्डेबल तो बिल्कुल नहीं रहा, बिकॉज एवरेज कॉस्ट यहां पे नए घर की 9 से 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट है, जिसको हम अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ऑब्वियसली एक टाइम वो था जब अफोर्डेबिलिटी थी, यानी सस्ते घर मिल रहे थे 3,000, 2,000, 2,500 रुपये, 3,000, 3,500, 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। और आज हम 10 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे पहुंच चुके हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी, जब 4,000 का सामान खरीदोगे यानी 2 BHK आप जब 30 लाख में खरीद रहे थे और आज 2 BHK आप 1 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन भी बदलती हैं कि हमें 1 करोड़ रुपए में क्या फैसिलिटीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक ये सवाल है कि क्या नोएडा एक्सटेंशन की सोसाइटीज या नोएडा एक्सटेंशन का ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की डेट में इस 10,000 के प्राइस को जस्टिफाई करता है? क्या उस तरह की फैसिलिटीज मिलती है? ये एक मेजर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब ये प्राइस और कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ सकता है, और बढ़ते हुए प्राइस के साथ साथ हम लोग क्या उम्मीदें कर सकते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में किस तरह के डेवलपमेंट की जरूरत है, यानी किस तरह के सुधारों की जरूरत है। तीसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशन है कि अगर आपको प्राइस को और पुश करना है या और आगे प्राइस कल के डेट में बढ़ेगा तो क्या क्या चीजें और होनी चाहिए इस शहर को सुधारने के लिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले अगर आप बात करें एक्सपेक्टेशन की, यानी सोसाइटीज से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें मैं एक बात आपको बताता हूं कि जब प्राइस कम थे तो जिस तरह की फैसिलिटीज मिलती थी वो प्राइस जस्टिफाइड था। बट जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो हर सोसाइटीज उस पैमाने पे खरी नहीं उतर रही हैं। तो इसलिए अगर आने वाले 2-3 सालों में अगर हम देखेंगे तो हम लोग, जो मुझे लगता है कि प्राइस केवल उन्हीं सोसाइटीज़ का अब आगे फर्दर और बढ़ेगा जिसमें आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यानी मेंटेनेंस अच्छी होती है, उनके क्लब हाउसेस बेटर कंडीशन में होते हैं, या कुछ एडिशनल हम लोग फैसिलिटी बिल्डर या कुछ एडिशनल फैसिलिटीज और बिल्डर दे रहा है। तो ये ट्रेंड हम देखना शुरू कर चुके हैं, बिकॉज नोएडा एक्सटेंशन में आज की डेट में कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनकी रीसेल वैल्यू 13,000, 14,000 तक पहुंच चुकी है, और कई ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिसमें आज भी आपको 7,000, 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे घर मिलता है। तो ऑब्वियसली ये स्टार्क डिफरेंस है, एक तो बिल्डर की रेपुटेशन का और जो हम सोसाइटीज़ में एम्यूनिटीज़ दे रहे हैं या जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या जो मेंटेनेंस है, इन सारी चीज़ों से डिटरमाइन होने लग गया है कि किस सोसाइटीज़ का प्राइस कितना जाएगा। आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ये चीज़ें और बढ़ेंगी और जो अच्छी सोसाइटीज़ इन पैमानों पर खरी उतरेंगी उनके प्राइसेस और बढ़ेंगे। बट जो भी सोसाइटीज़ बिलो एवरेज हैं या इन सारी चीज़ों पे खरी नहीं उतर रही है, उनके प्राइस एक लेवल के बाद नहीं बढ़ेंगे। सेकंड,
अब जो नोएडा एक्सटेंशन में डेवलपमेंट हो रही है, यानी पिछले लास्ट 2 साल से जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें आपको नई चीजें मिल रही है। जैसे माइवन कंस्ट्रक्शन एक जीता जागता एग्जांपल है इसका, क्योंकि माइवन कंस्ट्रक्शन लास्ट 3 से 4 साल में यहाँ पे आया है, तो अब लास्ट 2 ईयर्स में सारे प्रोजेक्ट माइवन कंस्ट्रक्शन पे बन रहे हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन आपकी इंप्रूव करता है। सेकेंड ऑफ ऑल, माइवन कैसे इंप्रूव करता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये ऑलरेडी इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, उस पर आपको इस पर एक डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पे मिल जाएगा। दूसरा, जो जितने भी नए प्रोजेक्ट्स पिछले 2-3 साल में अभी आए हैं, लास्ट 2-3 साल में आए हैं, उनमें ज़्यादातर कोशिश है कि साइजेस, एवरेज साइज उसका 1300-1400 स्क्वायर फीट के करीब है, जो कि पहले तक 1000 स्क्वायर फीट के करीब होता था। तो जिससे हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में 3 and 4 BHK हैं, 2 BHK काइंड ऑफ बहुत कम सोसाइटीज़ में अब आपको मिलता है। अगर मैं नई सोसाइटीज़ की बात करता हूँ तो उससे जो जेंट्री की एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा बेटर हो जाती है, बिकॉज आप जो एवरेज साइज देख रहे हैं 1300-1400 स्क्वायर फीट का है। अब नई सोसाइटीज़ तो क्योंकि नई है तो ये सारी चीज़ें कर ली है उन्होंने, बट जो ऑलरेडी जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं उसमें ये पॉसिबल है नहीं। तो उस हिसाब से जो नई सोसाइटीज़ है उन चीज़ों में एम्यूनिटीज़ वाइज भी, कंस्ट्रक्शन वाइज भी, और एक जेंट्री जो उसमें आएगी उस वाइज भी डिफरेंट्स क्रिएट कर रही हैं। तो जिससे जो नई सोसाइटीज़ हैं उनके प्राइसेस और बढ़ेंगे, बट जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं वो एक लेवल में, मतलब ये मान के चलिए 9 से 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम जो एवरेज प्राइस होगा पुरानी सोसाइटीज़ का। अब इससे ज़्यादा मुश्किल है बढ़ना। नई सोसाइटीज़ में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक उनके प्राइसेस जाएंगे। तीसरा और बहुत बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट अब क्या करेगी नोएडा एक्सटेंशन में, और या गवर्नमेंट को क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आज की डेट में एक्सटेंशन में अब आने लगी हैं, उस पर अगर हम बात करें तो बेसिकली जब सस्ता था माल, यानी जब घर सस्ते थे तो बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी और आस्क नहीं थी। उस टाइम तो ये था कि घर मिल जाए वही बहुत है। बट आज की डेट में इतना पैसा अगर आप खर्च कर रहे हो एक 3 BHK के लिए, अगर आप 1.25-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से हैं। उसमें क्या कमी है अगर हम उस पर अगर बात करें तो पहली प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। नोएडा एक्सटेंशन में मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिटेल्ड वीडियो। ट्रैफिक अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी है, बिकॉज जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, सोसाइटीज़ भर रही हैं, तो रोड में आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हालांकि जो नोएडा एक्सटेंशन की रोड्स है वो दिल्ली एनसीआर की सबसे चौड़ी रोड्स हैं, बट स्टिल वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट बेसिकली डिफरेंट एरियाज़ में कोशिश भी कर रही है, जैसे गौरचक में अंडरपास बन रहा है, अलग अलग एग्जिट पॉइंट्स बना रही है। एक नया एग्जिट पॉइंट ऑब्वियसली जो ATS का गोल चक्कर है उस पर बन चुका है। NH24 चौड़ा होने की वजह से कई ट्रैफिक जो गौर से NH24 की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो उससे धीरे धीरे सुधार तो आएगा, लेकिन और ज़्यादा अंडरपासेस अब बनेंगे। जो गोल चक्कर नोएडा एक्सटेंशन में थे उस पर रेड लाइट्स मुझे लगता है आज नहीं तो कल आएंगी और आनी चाहिए। गवर्नमेंट को उस दिशा में ज़रूर काम करना चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक कम करने का दूसरा बेसिकली फैक्टर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आज की डेट में अगर हम बात करें नोएडा एक्सटेंशन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे हमें खाली यहाँ पे ई-रिक्शा और ऑटोज़ मिलते हैं, ना कोई गवर्नमेंट बसेस हैं, ना मेट्रो है। मेट्रो कुड बी अ गेम चेंजर। अभी तक मेट्रो नोएडा एक्सटेंशन में आ जानी चाहिए थी, बट नाउ इट्स हाई टाइम। गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा और बहुत अर्जेंटली काम करने की ज़रूरत है कि मेट्रो जल्द से जल्द नोएडा एक्सटेंशन में आए, जिससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो 130 मीटर रोड जिस पे मेट्रो चल रही है उस पर ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल होगा, और साथ ही साथ जहाँ से मेट्रो जाएगी वहाँ पर प्राइस 100% अप्रिशिएट होगा, बिकॉज ये अब ज़रूरत है। अब लोग बहुत हो गए हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो मेट्रो पे गवर्नमेंट को बहुत जल्द काम करने की ज़रूरत है। तीसरा, नोएडा एक्सटेंशन जो आज की डेट में फील करता है, या आज की डेट में जो लैकिंग है, लोग यहाँ बहुत हैं बट उस हिसाब से रिक्रिएशनल एरियाज़ नोएडा एक्सटेंशन में बहुत कम है। रिक्रिएशनल एरियाज़ मतलब ऐसी कुछ भी चीज़ जो कि अदर देन घर लोगों को वीकेंड पे कहीं जाना हो, पिकनिक स्पॉट्स हो, इस तरह की चीज़ें नोएडा एक्सटेंशन में बहुत कम है। बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जितने भी नोएडा एक्सटेंशन में मॉल्स हैं वो बहुत छोटे एरिया में बने हैं। 3 से 4 एकड़ में आपको एक मॉल मिलता है। अब 3 से 4 एकड़ के मॉल में आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं, और आज की डेट में गौर सिटी मॉल के अलावा और कोई मॉल प्रॉपरली रेडी भी नहीं है। तो रिक्रिएशनल सेंटर्स यहाँ पे आना ज़रूरी है, जिससे कम्युनिटी बिल्डअप होती है और लोगों को शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता उस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए। अब पता नहीं वो कैसे आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी जो बड़े प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप हैं, जो 20 से 25 एकड़ के प्रोजेक्ट हैं, उनमें उम्मीद है कि वहाँ पे अगर कुछ एरिया, बिकॉज बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे रिक्रिएशनल एरिया बिल्डर डेवलप कर सकता है, और ये चीज़ें देखनी होंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये एक लैकिंग है। दूसरा, इसके अलावा जो मुझे लगता है नोएडा एक्सटेंशन में अभी
कम्युनिटी बिल्डअप के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है। बिकॉज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कुछ कुछ लेके आ रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अभी उसमें काम होना बाकी है। बिकॉज स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अभी नोएडा एक्सटेंशन में नहीं है। अगर किसी को मॉर्निंग वॉक पे जाना है, या किसी को साइकिलिंग पे जाना है, या और अदर कम्युनिटी बिल्डअप करनी है, स्विमिंग पूल जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ अगर किसी को मेंबरशिप लेके जाना है, तो इस तरह की चीज़ें अभी नोएडा एक्सटेंशन में नहीं है। इसके लिए यहाँ से अभी लोगों को नोएडा ही जाना पड़ता है। तो कई स्कूल्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में इसकी भी बहुत ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ दें, जिससे कम्युनिटी थोड़ा बिल्डअप होगी और लोगों को इन सारी चीज़ों को फैसिलिटीज़ यूज़ करने में मदद मिलेगी। एक और पॉइंट है जो मुझे लगता है जिस पे अथॉरिटी ही काम कर सकती है और उनको बहुत जल्द काम करने की ज़रूरत है, पार्क। नोएडा एक्सटेंशन में वैसे तो बहुत ज़्यादा पार्क है, जो कि हर सेक्टर में आपको कोई ना कोई पार्क यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन वो पार्क अभी फुली इक्विप्ड नहीं है, उस तरीके से मेंटेन नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। बिकॉज आज आप वो लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे जो 30 लाख 40 हज़ार का घर खरीद रहे हैं। आज वो लोग आ रहे हैं जो 2-2.5 करोड़ रुपए का घर खरीद रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो फैसिलिटी चाहेंगे तो एक सर्टेन लेवल की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जितने भी पार्क नोएडा एक्सटेंशन में हैं, उसमें गवर्नमेंट को ज़रूरी है, अथॉरिटी को ज़रूरी है कि उनको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मेंटेन किया जाए। उसमें जो वॉकवेज़ हैं या जो रनिंग ट्रैक्स हैं उनको बनाया जाए जहाँ नहीं है, और जहाँ ऑलरेडी है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। दूसरा, जो 130 मीटर की रोड है, यानी जो 130 मीटर ग्रीन बेल्ट है जो कि गौर चौक से चलती हुई आगे नॉलेज पार्क 5 तक जाती है, उस ग्रीन बेल्ट को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट के सामने वो बेल्ट अभी तक प्रॉपरली मेंटेन भी नहीं है। उस बेल्ट को बहुत बढ़िया तरीके से एक बहुत बड़ा पार्क के रूप में गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको डेवलप कर सकती है। अगर वो करती है तो उससे एक तो ब्यूटिफिकेशन होगा ऑब्वियसली शहर का, और वो पूरा पार्क लोगों को यूज़ करने को मिल सकता है फॉर मल्टीपल पर्पसेस। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अथॉरिटी ही इन पे काम कर सकती है, और उनको बहुत ज़रूरी है कि ये किया जाए, सो दैट पुश मिलता है मार्केट को ओवरऑल। बिकॉज आप जब तक फैसिलिटी नहीं दोगे, रेट आप कितने ही बढ़ाते जाओ, एक लेवल तक रेट बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके रेट बढ़ेंगे, ओवरऑल मार्केट अफेक्ट नहीं होगी उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अथॉरिटी को बहुत ध्यान से करनी चाहिए, और कुछ स्टेप्स इसके ऊपर उठाने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा नोएडा एक्सटेंशन पे डिटेल्ड वीडियोस, प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे या नोएडा एक्सटेंशन के ओवरऑल मार्केट पे बनाए हुए हैं, आप वो जाके भी देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोज़ में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।